Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Dr. Muhammad Tariq, Assistant Professor of Zoology, Division of Science and Technology, University of Education, Township, Lahore. I am course instructor for the course of General Biochemistry. Dear students, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अमाइनो एसिड्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और अमाइनो एसिड्स की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमने डिस्कस की। उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर और मज़ीद उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन्स, कि किसी अमाइनो एसिड के अंदर कार्बन एटम्स को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, उनको किस तरह से जो है उनकी नंबरिंग करेंगे, किस तरह आप उनको जो है कोई नंबरिंग डेजिग्नेट करेंगे। तो देर आर टू मेथड्स टू आइडेंटिफाई द कार्बन्स इन एन अमाइनो एसिड। फर्स्ट मेथड इज ग्रीक अल्फ़ाबेट्स। वन मेथड इज टू डेजिग्नेट द एडिशनल कार्बन्स in an R group as beta, gamma, sigma, eta and so forth starting from the alpha carbon। तो हमने अमाइनो एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था वहाँ पे हमने बात की थी कि अमाइनो एसिड के अंदर वो कार्बन जिसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, अमाइनो ग्रुप अटैच होता है और एक हाइड्रोजन अटैच होती है और इसके साथ आर ग्रुप अटैच होता है। ये पूरे का पूरा इसके अंदर जो है ये आर ग्रुप है। तो ये अमाइनो एसिड के अंदर जो कार्बन है, दिस कार्बन इज डेजिग्नेटेड एज एल्फा कार्बन, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स को एल्फा अमाइनो एसिड्स भी कहा जाता है। अब जो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स मेथड है इसके मुताबिक एल्फ़ा कार्बन के साथ जो आर ग्रुप के अंदर जो कार्बन्स मौजूद होते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एल्फ़ा नेक्स्ट कार्बन वुड बी डेजिग्नेटेड एज बीटा, उससे नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी गैमा, इससे जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी सिग्मा, इससे नेक्स्ट होगा ईटा और इसके बाद अगर मज़ीद हैं तो इसी तरह उनको जो है वो नेक्स्ट ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो अल्फ़ाबेट आएगा वो डेजिग्नेट किया जाएगा। इस मेथड के मुताबिक कार्बन अल्फ़ा कार्बन और उसके बाद बीटा, गैमा, सिग्मा, ईटा और इस तरह से हम जो है वो कार्बन्स को डेजिग्नेट करते जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। जो दूसरा मेथड है दैट इज़ कॉल्ड एज डिजिटल नंबरिंग। तो डिजिटल नंबरिंग में नंबर्स जो हैं वो कार्बन्स को अलॉट किए जाते हैं, डेजिग्नेट किए जाते हैं। तो लाइक मोस्ट अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बन एटम्स आर सिंपली नंबर्ड फ्रॉम वन एंड। तो अमाइनो एसिड के अंदर जिस तरह बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर एक साइड से जो है वो कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट की जाती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसी तरह से अमाइनो एसिड्स के अंदर एक साइड से जो है वो कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस साइड से कार्बन की नंबरिंग जो है वो स्टार्ट की जाएगी। तो कार्बन नंबरिंग इज स्टार्टेड गिविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, दैट इज़ कार्बन नंबर 1, यानी उस कार्बन को कार्बन नंबर 1 जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ दिया जाएगा विद द सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग द एटम ऑफ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। तो जिसके साथ कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा, उस कार्बन को कार्बन नंबर 1 डेजिग्नेट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के मुताबिक द कार्बोक्सिल कार्बन ऑफ अमाइनो एसिड वुड बी कार्बन नंबर 1 एंड द अल्फा कार्बन वुड बी कार्बन नंबर 2। तो यहाँ पे आप देखें इसके साथ ऑक्सीजन के एटम अटैच हैं, तो ये हाईएस्ट एटॉमिक नंबर या नंबर के साथ हैं इस अमाइनो एसिड के अंदर। तो ये वाला कार्बन जो होगा दैट इज़ कार्बोक्सिलिक कार्बन, इट विल बी नंबर एज कार्बन नंबर 1 और जो अल्फ़ा कार्बन है इस रेफरेंस से ये कार्बन नंबर 2 होगा और इस तरह से फिर आगे की तरफ जो है वो कार्बन नंबरिंग इंक्रीज़ होती जाएगी, नेक्स्ट नंबरिंग जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इस तरह जो डिजिटल ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं इनके अंदर
कार्बन कार्बोक्सिल कार्बन जो है इसको सिर्फ कार्बोक्सिल कार्बन लिखा जाता है, इसकी कोई नंबरिंग नहीं की जाती। और अल्फ़ा कार्बन से स्टार्ट होकर उसके बाद नेक्स्ट जो है इनको डेजिग्नेशन दी जाती है, जबकि डिजिटल नंबरिंग के अंदर जो कार्बोक्सिल कार्बन है इसको कार्बन नंबर 1 और अल्फ़ा कार्बन को कार्बन नंबर 2 जो है वो डेजिग्नेट किया जाता है, और इससे नेक्स्ट जो कार्बन हैं उनको नेक्स्ट नंबर्स जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं। In some cases, such as amino acids with heterocyclic R groups, यानी ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके अंदर रिंग स्ट्रक्चर मौजूद है और वो रिंग जो है वो हेट्रोसाइक्लिक है, यानी वो रिंग जो है वो सारे का सारा एक ही तरह के एटमों या कार्बन से मिलकर नहीं बनता, बल्कि उसके अंदर कार्बन के अलावा और भी एटम मौजूद हो सकते हैं। सच एज हिस्टिडीन, जिस तरह से जैसा कि हिस्टिडीन, ये आपके सामने हिस्टिडीन जो अमाइनो एसिड है इसका स्ट्रक्चर मौजूद है। इसके अंदर आप देखें कि ये इसका जो कलर्ड पार्ट दिखाया गया है ये इसका आर ग्रुप है, और इस आर ग्रुप के अंदर आप देखें पहले एक जो है ये कार्बन मौजूद है जो कि रिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट जो है आप देखें एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है, और इस रिंग के अंदर आप देखें कार्बन के एटम्स भी मौजूद हैं और नाइट्रोजन के एटम भी मौजूद हैं। तो इस तरह ये एक हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के केसेस के अंदर द ग्रीक लेटरिंग सिस्टम इज़ एम्बिगुअस। अब यहाँ पे ग्रीक लेटरिंग सिस्टम जो है वो एम्बिगुअस होता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है या बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, और इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर फिर नंबरिंग मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है और वो ज़्यादा क्लियर होता है। फॉर ब्रांच्ड अमाइनो एसिड साइड चेन्स, ऐसे अमाइनो एसिड जिनके अंदर साइड चेन जो है वो एक लीनियर साइड चेन नहीं है बल्कि ब्रांच है, उसके अंदर ब्रांचिंग मौजूद है। इक्विवेलेंट कार्बन्स आर गिवन नंबर्स आफ्टर द ग्रीक लेटर्स। तो जो कार्बन इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, उनको ग्रीक लेटर्स के बाद जो है वो नंबर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ल्यूसीन, यहाँ पे आप ल्यूसीन के अंदर देखें ये तो कॉमन स्ट्रक्चर है तमाम अमाइनो एसिड्स का, ये इसका जो है ये आर ग्रुप है, ये साइड चेन है, और इस साइड चेन के अंदर आप देखें अगर ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा है, ये गैमा है, और आगे दो जो हैं वो ये भी सिग्मा पोजीशन पे आता है और ये भी सिग्मा पोजीशन के ऊपर आता है। और अगर आप डिजिटल नंबरिंग की बात करें तो ये कार्बन नंबर 1 है कार्बोक्सिल कार्बन, अल्फ़ा कार्बन 2 है, और उसके बाद नेक्स्ट जो कार्बन है 3 है, नेक्स्ट 4 है, और 5 और 6 जो हैं ये दोनों इक्वल पोजीशंस के ऊपर हैं। तो ऐसी सूरत में इनको जो है वो ग्रीक लेटरिंग के साथ नंबर्स जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं। ल्यूसीन हैज़ दस sigma 1 and sigma 2 carbons. This is alpha carbon, this is beta carbon, this is gamma carbon, this is sigma 1 and this is sigma 2। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं जिनके ज़रिए किसी भी अमाइनो एसिड के अंदर कार्बन नंबरिंग जो है की जाती है, ताकि अगर कोई इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है या और डिस्क्रिप्शन हमने अमाइनो एसिड के मतलब या उसके स्ट्रक्चर के मतलब या उसके अंदर जो कार्बन्स मौजूद हैं उनकी हमने डिस्क्रिप्शन देनी है, तो हम किस तरह से देंगे। तो ये दो मेथड्स हैं, या तो हम जो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे कार्बन्स को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे या उनको डेजिग्नेट करेंगे, और दूसरा जो है वो डिजिटल नंबरिंग है, और डिजिटल नंबरिंग के ज़रिए हम 1 2 3 4 और इस तरह से नंबरिंग के ज़रिए कार्बन एटम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, स्टीरियोआइसोमर्स। फॉर ऑल द कॉमन अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन, the alpha carbon is bonded to 4 different groups, that is a carboxyl group, an amino group, an R group, and a hydrogen atom. This is the general structure of an amino acid,
and in the previous lecture we have already discussed this structure. In this structure, this is the alpha carbon to which 4 different groups are attached. This is the carboxyl group, this is the amino group, this is hydrogen atom, and this is the R group. अभी हमने बात की कि जितने भी कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्लाइसिन, दी अल्फ़ा कार्बन इज़ बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो यहाँ पे आप देखें अल्फ़ा कार्बन जो है ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। व्हाट इज़ द सिचुएशन इन ग्लाइसिन? लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। इन ग्लाइसिन it has the 3 same groups, that is amino group, carboxylic acid group and hydrogen, whereas in case of glycine the R group is an other hydrogen atom। तो ग्लाइसिन के अंदर जो अल्फ़ा कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर अल्फ़ा कार्बन जो है ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है या कायरल सेंटर नहीं है। यही हमने बात की कि फॉर ऑल द कॉमन अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन, यानी ग्लाइसिन के अलावा द अल्फ़ा कार्बन इज़ बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो अल्फ़ा कार्बन जो है ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है, लेकिन ग्लाइसिन के अंदर ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि ग्लाइसिन के अंदर जो R ग्रुप है वो भी एक हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये है कि ग्लाइसिन के अंदर अल्फ़ा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। दैट इज़ वाई हमने ये बात की कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के अलावा तो इसके अंदर जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच नहीं है, बल्कि 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं और 2 जो हैं वो सिमिलर ग्रुप हैं या हाइड्रोजन एटम हैं, जिसकी वजह से ग्लाइसिन के अलावा जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनके अंदर अल्फ़ा कार्बन जो है इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। द अल्फ़ा कार्बन एटम इज़ दस ए कायरल सेंटर। तो ग्लाइसिन के अलावा जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर अल्फ़ा कार्बन एटम जो है दैट इज़ ए कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक कार्बन। बिकॉज ऑफ द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अराउंड द अल्फ़ा कार्बन एटम, तो अगर अल्फ़ा कार्बन एटम के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, उनके 4 जो हैं वो डिफरेंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट बनती हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनती हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की वजह से। दी 4 डिफरेंट ग्रुप्स कैन ऑक्यूपाई 2 यूनिक स्पेशल अरेंजमेंट्स। तो जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच हैं दे कैन ऑक्यूपाई 2 यूनिक स्पेशल अरेंजमेंट्स, 2 यूनिक स्पेशल उनकी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। एंड दस अमाइनो एसिड्स हैव 2 पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स। तो इस तरह अमाइनो एसिड्स जो हैं जिनके अंदर अल्फ़ा कार्बन जो है वो कायरल सेंटर है या एसिमेट्रिक सेंटर है, they will have 2 possible stereoisomers. Since these stereoisomers are non-superposable mirror images of each other, superposable का मतलब non-superposable का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो exactly alike जो है वो फिक्स नहीं हो सकते। The 2 forms represent a class of stereoisomers called enantiomers। तो जो कि ये मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपरपोजेबल हैं, तो ये स्टीरियोआइसोमर्स जो हैं दीज आर कॉल्ड एज एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स जो हैं ये हमने लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर डिस्कस किया था वहाँ भी इन डिटेल हमने स्टीरियोआइसोमर्स की बात की थी, एनेंटियोमर्स की बात की थी, डायस्टीरियोमर्स की बात की थी। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं ये जो कि नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं इन केस ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, तो दीज आर कॉल्ड एज एनेंटियोमर्स। All molecules with a chiral center are also optically active। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कायरल सेंटर मौजूद होता है या एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब है? दैट इज़ सच मॉलिक्यूल्स हैव द पोटेंशियल और एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट to be right or left। Look at the look at the 2 stereoisomers of alanine
तो एलानीन जो है इसके अंदर आर ग्रुप जो है दैट इज़ ए मिथाइल ग्रुप। तो अब एलानीन के अंदर जो है ये अल्फा कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप। तो इस रेफरेंस से एलानीन जो कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स के अंदर सेकंड पोजीशन के ऊपर है आफ्टर ग्लाइसिन के अंदर हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था कि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, जिसकी वजह से अल्फा कार्बन जो है ये कायरल सेंटर नहीं बनता या एसिमेट्रिक सेंटर नहीं बनता। जबकि एलानीन जिसके अंदर जो है आर ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप है और इसके अंदर अल्फा कार्बन जो है अब इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, कार्बोक्सिल, अमाइनो, हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप। तो इस लिहाज से ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन जो है इट हैव बिकम एसिमेट्रिक कायरल सेंटर, जिसकी वजह से एलानीन जो है ये 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, एल एलानीन एंड डी एलानीन। तो दिस इज़ एल एलानीन, दिस इज़ डी एलानीन। ये 3 मुख्तलिफ जो हैं ये मेथड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर फार्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्टीरियो आइसोमरिज्म इन अल्फा अमाइनो एसिड्स, नंबर ए दिस वन the 2 stereoisomers of alanine, L and D alanine, are non-superposable mirror images of each other, that is these are enantiomers। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो स्ट्रक्चरल फार्मूली हैं उनको 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाला जो मेथड है ए के अंदर दैट इज़ कॉल्ड एज बॉल एंड स्टिक मॉडल। तो यहाँ पे आप देखें जो एटम्स हैं उनको बॉल्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और उनके दरमियान जो बॉन्ड होते हैं दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टिक। बी एंड सी दीज आर द 2 अदर कन्वेंशंस टू रिप्रेजेंट द structural formulae of different organic molecules। 2 different conventions for showing the configurations in space of stereoisomers in perspective formulas। B, the solid wedge shaped bonds project out of the plane of the paper, the dashed bonds behind it। तो ये जिसमें आपको वेज शेप जो है ये फाना शेप नज़र आती है, इसको वेज फार्मूलाज या पर्सपेक्टिव फार्मूलाज भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो सॉलिड वेज हैं ये शो करते हैं कि ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये जो पेपर का प्लेन है इससे बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट करते हैं, और ये जो डैश वेज हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ग्रुप्स जो हैं ये पेपर से पीछे की तरफ बैक की तरफ जो है ये प्रोजेक्ट आउट करते हैं या बाहर की तरफ निकलते हैं। सी द हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स आर एज्यूम टू प्रोजेक्ट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। और तीसरा जो है ये पर्सपेक्टिव फार्मूला कहलाते हैं। इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं दीज आर दी हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, यानी प्लेन से कागज़ का जो प्लेन है उससे बाहर की तरफ ऑफ की तरफ जो है ये प्रोजेक्ट आउट होते हैं। और जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पेपर से बैक पेपर के पीछे की तरफ जो है ये प्रोजेक्ट आउट होते हैं। हाउएवर प्रोजेक्शन फार्मूलाज यानी ये जो फार्मूला है, और आमतौर पर आप देखें बुक्स के अंदर आपको स्ट्रक्चर फार्मूला जो है ये प्रोजेक्शन फार्मूला की फॉर्म के अंदर नज़र आते हैं। हाउएवर प्रोजेक्शन फार्मूलाज आर ऑफन यूज्ड कैजुअली and are not always intended to portray a specific stereochemical configuration। तो आम तौर पर जो है आप इन स्ट्रक्चर फार्मूले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या बायो केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं उनको पर्सपेक्टिव फॉर्म के अंदर लिखा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर जो अभी हमने बात की कि कन्वेंशनल तरीके से जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं ये प्लेन ऑफ पेपर से आउट जो हैं या आपकी तरफ एक्सटेंड होते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं ये पेपर के बैक रिप्रेजेंट करती हैं कि ये ग्रुप्स जो हैं ये बैक ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर जो हैं ये मौजूद हैं। लेकिन जर्नल जब डिस्कशन की जाती है और फार्मूले लिखी जाती हैं तो उनके अंदर ज़रूरी नहीं है
कि इन कन्वेंशंस को पेश नज़र रखा जाए। तो ये 3 मेथड्स हैं, ये आप जेन के अंदर रखें। बार एंड स्टिक मॉडल है, वेज मॉडल है, और थर्ड वन जो है ये पर्सपेक्टिव फार्मूला है। तो जो रूल है वो यही है जो अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन जनरली जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूले लिखते हैं तो उनके अंदर उनको इसी तरह जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उनके अंदर ग्रुप्स की जो अभी हमने कन्वेंशन की बात की, ज़रूरी नहीं है कि वो ये फार्मूले जो है वो उसी पर्सपेक्टिव में जो है ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। Nomenclature for absolute configuration of amino acids. Special nomenclature has been developed to specify the absolute configuration of the 4 substituents of asymmetric carbon atoms. The absolute configurations of simple sugars and amino acids are specified by the D and L system based on the absolute configuration of the 3 carbon sugar glyceraldehyde, a method or convention which was proposed by M.L. Fisher in 1891. तो सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स जो हैं उनकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई की जाती है, डिटरमिन की जाती है बाय कंपेयरिंग द डी एंड एल सिस्टम ऑफ द glyceraldehyde, that is 3 carbon sugar, which we have already discussed in the last chapter. For all chiral compounds, stereoisomers having a configuration related to that of L-glyceraldehyde are designated L, and stereoisomers related to D-glyceraldehyde are designated D. That is, amino acids are compared with the D-glyceraldehyde and L-glyceraldehyde, and then these are designated D and L isomers, taking the glyceraldehyde as the reference point or reference molecule. The functional groups of L-alanine are matched with those of L-glyceraldehyde. So for the application of this nomenclature, the functional groups of L-alanine are matched with those of L-glyceraldehyde by aligning those groups that can be interconverted by simple one-step chemical reactions. यानी अगर जिस तरह ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर हमने देखा था कि एक OH ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, और फोर्थ साइड पे जो है वो CH2OH ग्रुप था। अब इनको किस तरह से मैचिंग की जाएगी? तो मैचिंग का रूल ये है, the functional groups of L-alanine are matched with those of L-glyceraldehyde by aligning those that can be interconverted by simple one-step chemical reactions. यानी जो ग्रुप्स अटैच हैं, अगर वो वन स्टेप केमिकल रिएक्शन के जरिए जो है उन्हीं ग्रुप्स के अंदर जो कि रेफरेंस मॉलिक्यूल है उसमें कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तो उनकी आपस में मैचिंग होगी या अलाइनमेंट होगी। Thus the carboxyl group of L-alanine occupies the same position about the chiral carbon as does the aldehyde group of L-glyceraldehyde, because an aldehyde is readily converted to carboxyl group via one step oxidation. तो ये लास्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है अगर उसकी ऑक्सीडेशन की जाए तो उससे कार्बोक्सिल ग्रुप बनता है। तो ये वन स्टेप रिएक्शन है जिसके नतीजे में एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और अमाइनो एसिड के अंदर जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि अमाइनो एसिड के अंदर जो कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है ये ग्लिसरल्डिहाइड के एल्डिहाइड ग्रुप के साथ मैच करेगा। OH ग्रुप जो है वो उसी तरह से अमाइनो ग्रुप के साथ, और बाकी मॉलिक्यूल को हम इसी तरह से अलाइन करते हैं और उसके बाद जो है इनकी
एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। In this figure, you can see the steric relationship of the stereoisomers of alanine to the absolute configuration of L and D glyceraldehyde. In these perspective formulas, the carbons are lined up vertically with the chiral atom in the center. तो ग्लिसरल्डिहाइड जो है इसका कायरल सेंटर ये है, और जो एलानीन है इसका कायरल सेंटर ये कार्बन ये है। The carbons in these molecules are numbered beginning with the terminal aldehyde or carboxyl carbon shown in red. तो नंबरिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? In case of glyceraldehyde, aldehydic or carbonyl carbon will be carbon number 1, asymmetric carbon number will be 2, and the third will be numbered as third. Similarly, the molecule will be assigned on the alanine. In case of alanine, the carboxyl group will be number 1, the alpha carbon will be carbon number 2, and the methyl group carbon will be carbon number 3. So numbering is from top to bottom. When presented in this way, the R group of the amino acid, this is the R group of the amino acid, that is methyl group. In this case, the methyl group of alanine is always below the alpha carbon. तो ये हमेशा जो है ये अल्फा कार्बन से बिलो होगा, अल्फा कार्बन से बिलो होगा। L amino acids are those with the alpha amino group on the left. तो L अमाइनो एसिड जो हैं वो होंगे जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप जो है अल्फा अमाइनो ग्रुप, यानी जो वो अमाइनो ग्रुप जो कि अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, दैट इज़ कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो ग्रुप। क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड्स हम आगे चल के देखेंगे कि उनके अंदर एक से ज़्यादा जो हैं वो भी अमाइनो ग्रुप मौजूद हो सकते हैं, और ये जो अजाफी या एडिशनल अमाइनो ग्रुप हैं ये आर ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं, साइड चेन के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं। ये हम नेक्स्ट जब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर और उनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी अमाइनो एसिड्स हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा जो है वो अमाइनो ग्रुप्स मौजूद हो सकते हैं। तो विद दिस रेफरेंस, L amino acids are those with the alpha amino group on the left, alpha amino group on the left, and D amino acids have the alpha amino group on the right, and D amino acids are those in which the alpha amino group is on the right side. The amino acid residues in proteins are L stereoisomers. As we have previously discussed that nearly all biological compounds with a chiral center occur naturally in only one stereoisomeric form, either D or L. The amino acid residues in protein molecules are exclusively L stereoisomers. D amino acid residues have been found in only a few generally small peptides, including some peptides of bacterial cell walls and certain peptide antibiotics. हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकैन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने बात की थी कि उनके अंदर जो है वो हेट्रोपोलीसैकेराइड मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो है स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं। तो ये पेप्टाइड्स जो हैं इनके अंदर डी अमाइनो एसिड्स मौजूद हो सकते हैं, या कुछ पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स हैं उनके अंदर जो है वो डी अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। इट इज़ रिमार्केबल दैट virtually all amino acid residues in proteins are L stereoisomers. तो प्रोटीन के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स यूज़ होते हैं ये सारे के सारे
L अमाइनो एसिड्स हैं। When chiral compounds are formed by ordinary chemical reactions, the result is a racemic mixture of DL and L isomers. तो ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि ऐसे मिक्सचर जिनके अंदर दोनों स्टीरियो आइसोमर्स मौजूद हों उनको रेशमिक मिक्सचर्स कहते हैं। तो ऐसे कायरल कंपाउंड्स जो कि ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए सिंथेसाइज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो हमेशा रेशमिक मिक्सचर की फॉर्म के अंदर होते हैं। उसके अंदर डी और एल दोनों तरह के आइसोमर्स जो हैं ये मौजूद होते हैं, विच आर डिफ़िकल्ट फॉर ए केमिस्ट टू डिस्टिंग्विश एंड सेपरेट। तो एक केमिस्ट के लिए ये बहुत मुश्किल काम है कि वो उनको आइडेंटिफाई कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके एक दूसरे के कौन से डी हैं और कौन से एल हैं, और उनको एक दूसरे से सेपरेट कर सके। बट टू ए लिविंग सिस्टम, लेकिन जो लिविंग सिस्टम है यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर डी एंड एल आइसोमर्स आर एज डिफरेंट एज द राइट हैंड एंड द लेफ्ट। तो जिस तरह हमारा दायां हाथ और बायां हाथ जो है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिविंग सिस्टम के अंदर बिल्कुल इसी तरह से डी और एल आइसोमर्स जो हैं वो इजीली एक दूसरे से जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। यानी लिविंग सिस्टम्स जो हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक, जिसकी वजह से फ़ौरन डी और एल आइसोमर्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, जिस तरह से राइट और लेफ्ट हैंड जो है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल रिपीटिंग सबस्ट्रक्चर्स in proteins generally requires that their constituent amino acids be of one stereochemical series. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टेबल और रिपीटिंग सबस्ट्रक्चर्स प्रोटीन्स के अंदर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स हैं वो एक ही स्टीरियोकेमिकल सीरीज़ के हों। Cells are able to specifically synthesize the L isomers of amino acids. तो सेल के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है ख़ास तौर पर कि वो सिंथेसाइज कर सकते हैं अमाइनो एसिड्स के L isomers because the active sites of enzymes are asymmetric. तो एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंडिंग करते हैं, तो ये साइट्स जो हैं ये भी एसिमेट्रिक होती हैं, यानी यहाँ पे भी जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक आइसोमर्स जो हैं वही अटैच हो सकते हैं। दोनों तरह के जो आइसोमर्स हैं वो वहाँ पे अटैच नहीं हो सकते। तो किसी भी एंजाइम ने जो भी रिएक्शन कैटाबलाइज करना है, अगर उसके अंदर जो एक्टिव साइट है वो डी आइसोमर के लिए, तो वहाँ पे डी की बाइंडिंग होगी और वो डी को ही जो है वो कैटाबलाइज करेंगे, और अगर एल के लिए वो स्पेसिफिक साइट है तो फिर एल आइसोमर्स जो है वही वहाँ पे अटैच होंगे और फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। और ये दिस इज ड्यू टू एंड दिस एक्टिव साइट काजिंग द रिएक्शंस दे कैटालाइज टू बी स्टीरियो स्पेसिफिक। तो इससे ये पता चलता है कि उनकी एक्टिव साइट्स जो हैं एंजाइम्स की जो कि रिएक्शंस को कैटालाइज करती हैं, दीज आर स्टीरियो स्पेसिफिक। Next we will discuss about the classification of amino acids in the next lecture. Good luck.